सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार। केसी सामुता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सिंधुवासी और बहुजन भारतीयों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी विरासत को जानें, संजोए और उसे संवर्धित करें, आगे बढ़ाएं। साथियों, आज का व्याख्यान पेरियार ईवी रामासामी के संघर्ष की कहानी पर आधारित है। आखिरकार पेरियार का नाम सुनते ही भारतीयों के रूह में एक संवेदना उत्पन्न हो जाती है। आखिरकार पेरियार रामास्वामी कौन थे और उनकी संघर्ष की क्या कहानी है, जिसने भारतीय सरजमी पर एक इतिहास लिख दिया। आर्यों के बाद, बुद्ध के बाद और ज्योतिबा फुले के बाद यदि इस व्यवस्था को, जो मातस्य न्याय की अव्यवस्था थी, उसे चैलेंज किया, तो वो तीसरे व्यक्ति ईवी रामासामी पेरियार थे। आइए साथियों, जानते हैं इनका संपूर्ण जीवन परिचय और संघर्ष की कहानी के बारे में। ईवी रामासामी पेरियार, इनका जन्म वर्तमान तमिलनाडु के इरूड कस्बे में 17 सितंबर 1879 ईस्वी को हुआ। इनका पूरा नाम पेरियार ईवी रामासामी था। साथियों, इनके पिता वेंकटा नायकर एक प्रसिद्ध और अमीर व्यापारी थे। चिना थाइमल अलियास मुथम्मल इनकी माता का नाम था। साथियों, 1889 में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करके रामासामी अपने पिता के साथ व्यापार संभालने लगे। घर पर तमिल वैष्णव धार्मिक गुरुओं से हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बातें करते और इसके साथ ही तार्किक प्रश्न भी पूछने लगे। हिंदू देवताओं के बारे में, आर्यों के फैलाए गए मायाजाल के बारे में, द्रविड़ लोगों पर स्थापित आधिपत्य के बारे में विचार विमर्श व चिंतन में इनका मन लगता था। साथियों, युवा रामासामी के दिमाग में तार्किकता और नास्तिकता के बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगे। इसी समय 13 साल की आयु में इनका विवाह नगमल से हुआ और इन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी के दिल और दिमाग में तार्किकता के बीज बोए, जिसमें वो पूर्णतः सफल हुई। साथियों, व्यापार और सारी व्यवस्था को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर रामासामी पेरियार इरोड से काशी के लिए रवाना हुई। पेरियार 1924 में हिंदू तीर्थयात्रियों के पवित्र शहर काशी या वाराणसी पहुंचे। वहां पर धर्मशाला में भोजन के लिए गए, लेकिन पेरियार को भोजन करने से मना कर दिया गया और बाहर धकेल दिया गया। पेरियार कई दिनों से भूखे थे। इस बार उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और गले में जनेऊ पहनकर और धर्मशाला में प्रवेश करने लगे। इस बार भी द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। रोका ही नहीं, अपितु धक्के मार के गली की तरफ धकेल दिया। साथियों, कई दिनों से भूखे रामासामी के जीवन में वह क्षण भी आया कि वे अपने उदर की ज्वाला को शांत करने के लिए इसी धर्मशाला के नज़दीक गली में फेंकी गई झूठी पतलों में से कुत्तों के साथ जूठन खाने लगे। जूठी पतलों से जूठन खाते समय पेरियार की नज़र धर्मशाला के सामने की इमारत की दीवार पर पड़ी। साथियों, बड़ी ही गौर करने लायक बात है, जिस पर लिखा था कि तमिलनाडु के द्रविड़ प्रजाति के समृद्ध व्यापारी द्वारा निर्मित ये धर्मशाला केवल उच्च जाति के ब्राह्मणों के लिए है। इस वाक्य ने पेरियार के दिल और दिमाग में बिजली की तरह कौतूहल भरे प्रश्नों को खड़ा कर दिया। आखिरकार उसके ही पूर्वजों के द्वारा बनाई गई इस धर्मशाला में ब्राह्मण जाति के लोग ही भोजन कैसे कर सकते हैं, जबकि उस धर्मशाला को ये निर्माण में तो उनके पूर्वजों का योगदान था। साथियों, ब्राह्मण कथित इस पवित्र शहर काशी में भिखारियों की अनगिनत भीड़ को देखा। पेरियार ने गंगा में मरे हुए लोगों के तैरते हुए शवों को देखा। यहाँ बनारस के घाट पर अनैतिक गतिविधियों की शरणस्थली को देखा। धोखेबाजी, मक्कारी, अय्यासी, लूट खसोट और वेश्यावृत्ति की नगरी को देखा। इत्यादि अमानवीय और हीनतम श्रेणी के कुदर्शों ने पेरियार के सामने सत्य को खड़ा कर दिया। जिसे पवित्र शहर या हिंदुओं का मक्का कहा जाता है, उसकी हकीकत कुछ अलग है। तब पेरियार ने इसे तथाकथित पवित्र नगरी के रूप में वर्णित किया। इस चक्षुदर्शी सत्य ने पेरियार को अपने पारिवारिक जीवन का, जिसका वे बहिष्कार कर चुके थे, उसमें वापस लौटने के लिए पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान किया। साथियों, इरोड से वापस काशी से वो इरोड वापस आए और उसके बाद समाज सेवा में रुक गए। 1900
5 के ईस्वी में इरोड़ में प्लेग की महामारी फैल गई। सैकड़ों लोग मारे गए। हजारों लोग इरोड़ कस्बे को छोड़कर अपने जीवन को बचाने के लिए दूर जा रहे थे। उस समय पेरियार और अन्य व्यापारियों ने कस्बे में ही रुकने और लोगों की सेवा शुश्रूषा में जुटने का निर्णय किया। साथियों, जब प्लेग की महामारी के कारण लोग, उनके परिवार के जन अपने लोगों को छोड़कर चले गए कि प्लेग की महामारी से वो जन मर जाएंगे, इसलिए बिना किसी भय के पेरियार ने अपनी पीठ पर उन लोगों को ढोया जिनको शमशान घाट तक पहुंचाने से उनके परिजनों ने ही किनारा कर लिया, क्योंकि परिवारजन प्लेग महामारी के फैलने से डर रहे थे। परंतु पेरियार ने बड़ी बहादुरी और साहस व सावधानी के साथ उन लोगों का अंतिम संस्कार किया। साथियों, ये पेरियार मानवता के मसीहा पेरियार का पहला कदम था, जिसने आगे चलकर पेरियार को एक सच्चा मानवतावादी, विज्ञानवादी, तार्किकतावादी, अंधविश्वास विरोधी, पुरातन पंथी विरोधी और मानवता का सेवक बनने की अमिट प्रेरणा प्रदान की। इसी के साथ पेरियार ने निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ इरोड़ के व्यापारियों के अनेक विवादों का भी समाधान किया। यही कारण था कि इरोड़ के सभी व्यापारी पेरियार को बहुत अधिक पसंद करते थे। साथियों, पेरियार तार्किकतावाद के सानिध्य में 1905 में ही बुद्धिवादी एवं तार्किकतावादी चिंतन से ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म व जाति व्यवस्था का खंडन करने वाले तमिल विद्वान पंडित थामनी अयोध्यादासार का सानिध्य पेरियार को प्राप्त हुआ। इसी समय करूर में दूसरे तमिल विद्वान पुलवर मरुथैया पिल्लई के चिंतन ने पेरियार को अपनी ओर आकर्षित किया। पिल्लई तर्कशास्त्र के माध्यम से हिंदू धर्म, हिंदू जाति प्रणाली तथा वेद शास्त्र एवं महाकाव्यों के भ्रम पैदा करने वाले ब्राह्मणवादी मिथ्या का विखंडन कर रहे थे। पिल्लई इस वजह से इरोड़ व करूर के अधिकांश लोग उनके चिंतन के अनुयायी बने हुए थे। इन दोनों ही विद्वानों ने के सानिध्य व मित्रता ने पेरियार के विचारों को नास्तिकता की ओर तथा आगे चलकर एक तर्कवादी चिंतक के रूप में प्रसिद्ध होने में अहम भूमिका निभाई। एक अन्य तमिल संत केवल्यम के विचारों ने भी पेरियार की तर्कवादी अंतःदृष्टि की उन्नति में सहयोग दिया। साथियों, 1909 में जब पेरियार ने अपनी बहन की 9 वर्षीय बाल विधवा बेटी के पुनर्विवाह का इंतजाम किया तो हिंदू पुरातन पंथी हिंदू परिवारों ने जबरदस्त विरोध किया, लेकिन पेरियार ने अपनी भांजी का विवाह किया और वो पेरियार के सामने सभी ब्राह्मण पुरातन पंथी नेस्तनाबुंद हो गए। साथियों, पेरियार का राष्ट्रीय आंदोलन में कूच करना। 1909 से 1920 तक पेरियार ने 29 सार्वजनिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी निभाई। जब वे इरोड़ नगरपालिका के चेयरमैन के पद पर स्थापित थे तो उन्होंने स्पर्श लोगों के लिए पानी की माकूल व्यवस्था की और छुआछूत के खिलाफ मुहिम चलाई। इसके लिए पेरियार को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने मानद मजिस्ट्रेट की उपाधि प्रदान की। जब दूसरी तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर अपना संघर्ष शुरू कर रहे थे, उस समय पेरियार अपने चरमोत्कर्ष पर थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में पेरियार ने भाग लेने हेतु गांधी के निर्देशानुसार सभी 29 पदों से एक साथ त्यागपत्र दे दिया। यही नहीं, अपितु असहयोग आंदोलन में सहभागिता की कड़ी में अपने व्यापार को भी पेरियार ने बंद कर दिया, जिस समय उनके व्यापार का आउटपुट 20,000 सालाना था। और साथियों, ये ध्यान देने वाली बात है, इतना बड़ा आर्थिक त्याग किसी ने नहीं किया। इस समय सोने की एक मोहर की कीमत मात्र 10 रुपये हुआ करती थी। उस समय उन्होंने अपना व्यापार बंद किया। गांधी के असहयोग आंदोलन में सहयोग देना हेतु गांधी के निर्देशानुसार हथकरघा चलाना भी आरंभ किया। अपने महंगे विदेशी परिधानों को छोड़कर खादी वस्त्र पहनना शुरू किया। पेरियार के अलावा घर के सभी सदस्यों ने खादी को अपनाया और यहाँ तक कि उनके 80 वर्ष की मां ने भी खादी को धारण किया। साथियों, जो पेरियार के बारे में मिथ्या फैलाते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय आंदोलन में पेरियार की क्या भूमिका रही है। गांधी से भी बड़ी भूमिका रही है। साथियों, इरोड़ में केवल पेरियार का ही घर पहला घर था जिसने शराबबंदी की नीति 1921 के तहत शराबबंदी की मांग रखी। जब गांधी इरोड़ आए तो यहाँ रुके तो पेरियार की पत्नी नगम्मल और उसकी बहन कनम्मल ने गांधी को बताया कि शराब पीकर पति किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इन महिलाओं के सुझाव को गांधी अमल में लेकर आए और उन्होंने इसे देश भर में लागू करने की अपील की। पेरियार ने गांधी के आह्वान पर सबसे पहले कार्रवाई करते हुए अपनी बगीचे में लगी 500 कोकोनट वृक्षों की कटाई करा दी, जिनसे टोडी शराब का निर्माण किया जाता था। ये पेरियार की शराबबंदी की नीति 1921 की कटिबद्धता का सटीक प्रमाण था। साथ ही इतना त्याग इतना आसान नहीं था राष्ट्रीय आंदोलन में एक अमीर व्यापारी होने के बावजूद भी। पेरियार परिवार के नगमल व मनमल ने शराबबंदी के महिला समूह का सफल नेतृत्व किया।
जब कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति के कुछ नेताओं ने गांधी से इस प्रकार के प्रतिरोध को रोकने का निवेदन किया तो गांधी ने गंभीरता के साथ उन्हें बताया कि इसे रोकने का निर्णय उनके हाथों में नहीं है, अपितु तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष पेरियार की बहन व पत्नी के हाथ में। साथियों, जब लोग हिंदू धर्मांधी पुरातनपंथी महिलाओं को पीछे धकेल रहे थे, उसी समय पेरियार महिलाओं को आगे के मोर्चे पर खड़े किए हुए थे। 1922 में तिरुपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में पेरियार ने प्रस्ताव रखा कि द्रविड़ प्रजाति की सभी अछूतों को मंदिरों में प्रवेश के लिए अनुमति होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस समिति के ब्राह्मणों ने इस प्रस्ताव को पारित होने से रोक दिया। ये पेरियार को बहुत बुरा लगा कि किस तरह से उनका उपयोग लिया गया है। अब वर्ण धर्म के रूप में द्रविड़ों पर ब्राह्मण सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए चतुर लोगों ने किस तरह से धार्मिक हथियार का सहारा लिया है। अतः पेरियार ने घोषणा कर दी कि वह मनुस्मृति, रामायण इत्यादि ग्रंथों को आग लगा देगा। साथियों, बहुत पहले ही पेरियार ने इन ग्रंथों को जला दिया था। सामाजिक न्याय का योद्धा, वाइकोम का नायक ईवी रामास्वामी पेरियार। पेरियार ने केरल के वाइकोम कस्बे से ब्राह्मणों द्वारा निर्मित अति द्रविड़ीय या हिंदू धर्म जात की सबसे निम्न जाति अछूत या दास्ता का जीवन जीने वाले समुदाय के लिए विद्यमान अस्पृश्यता की नीति का अंत करने का कदम उठाया। साथियों, पेरियार पहले भारतीय थे जिन्होंने वाइकोम कस्बे के स्थानीय मंदिरों के चारों तरफ की गलियों या सड़कों पर कस्बे की निम्न जाति एझवा के लोगों को चलने की अनुमति नहीं थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के स्थानीय लोगों के साथ पेरियार ने वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन 1924 शुरू किया। केरल में कानूनी व्यवस्था बिगड़ने के नाम पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, 6 माह के लिए जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन पेरियार रुके नहीं। पेरियार से निवेदन किया गया कि वे तमिलनाडु आए और यहां से सत्याग्रह का नेतृत्व करें। यह सत्याग्रह लगभग 1 वर्ष तक चला, परंतु अंततः मंदिर के चारों तरफ के सड़कों को अछूतों के लिए खोल दिया गया। पेरियार की जीत हुई। मानव अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष, सामाजिक त्याग और साहसपूर्ण निश्चित विजय के लिए पेरियार को हीरो वाइकोम के नायक के रूप में उपाधि व प्रसिद्धि मिली। 1924 में तमिलनाडु कांग्रेस समिति एवं द्रविड़ियन दानदाताओं के सहयोग से संचालित छात्रावास में भेदभाव को लेकर पेरियार ने कड़ा रुख अपनाया। राष्ट्रीय प्रशिक्षण स्कूल के छात्रावास गुरुकुलम के ब्राह्मण इंचार्ज वीवीएस अय्यर थे, जो कि एक जाति उन्माद वाले व्यक्ति थे। इस भेदभाव को लेकर पेरियार ने तमिलनाडु कांग्रेस समिति के सचिव पद से त्याग पत्र दे दिया। साथियों, पदों से, कुर्सी से पेरियार को बिल्कुल मोह नहीं था। वे सामाजिक न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ब्राह्मण तंत्र से मुक्ति का संघर्ष। साथियों, पेरियार ने नवंबर 1924 में तिरुवन्नमलई में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट किया कि वे 1920 के वर्ष से लगातार कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव पारित करने की मांग रख रहे हैं, जो कि सरकारी सेवाओं में और शिक्षा में सामुदायिक या कम्युनल आरक्षण से संबंधित है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों में द्रविड़ गैर ब्राह्मणों की तुलना में ब्राह्मणों ने पूरा आधिपत्य स्थापित कर रखा है। द्रविड़ गैर ब्राह्मणों को भी सेवाओं व शिक्षा में इस अवसर की सुनिश्चितता होनी चाहिए। ऐसा प्रस्ताव हर बार ब्राह्मणों के द्वारा पारित नहीं किया गया या पारित होने से रोक दिया गया, जिनमें तिरुनेलवेली 1920 का सम्मेलन, तंजावुर 1921 का सम्मेलन, त्रिपुर 1922 का सम्मेलन, सालेम 1923 के सम्मेलन उल्लेखनीय हैं। गैर ब्राह्मणों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बिना ब्रिटिश राज में द्रविड़ गैर ब्राह्मण व्यक्ति ब्राह्मण तंत्र की तानाशाही या निरंकुशता से आहत हैं, पेरियार ने स्पष्ट किया। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन के रूप में कुदियारसु नाम से तमिल साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ करने का निर्णय किया। नवंबर 1925 में कुदियारसु का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जिसे तमिल धार्मिक विद्वान स्पष्ट ओजस्वी वक्ता तिरुपिथिरुपलियर जी स्वामीगल के द्वारा रिलीज किया गया। फिर से कांग्रेस के कांचीपुरम सम्मेलन का आयोजन तमिल लेखक, संपादक, वक्ता, मजदूर नेता टीवी कल्याण सुंदर नार की अध्यक्षता में हुआ। इसमें पेरियार के द्वारा गैर ब्राह्मणों के लिए 50% सामुदायिक या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाले आरक्षण का प्रस्ताव पेश किया गया, परंतु इस बार भी यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अंत में पेरियार ने इसके साथ ही कांग्रेस दल को ब्राह्मणों के प्रभुत्व नियंत्रण वाले दल के रूप में समझा और इससे त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ब्राह्मण राज के अधीन। पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन 1925 सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। पेरियार के साथ ही अनेक सदस्यों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। दिसंबर 1925 में पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन का आरंभ किया और कांचीपुरम में कांग्रेस के समानांतर सम्मेलन का आयोजन किया और ये स्पष्ट किया कि द्रविड़ों एवं आर्यों या ब्राह्मणों में प्राचीन काल से वर्चस्व का संघर्ष चल रहा है और अब हमें अपनी द्रविड़ प्रजाति की पहचान को बरकरार रखने के लिए, अपनी नस्ल, भाषा व संस्कृति के संरक्षण के लिए
आत्मसम्मान आंदोलन का सहारा लेना होगा, जो कि ब्राह्मणवाद के जातीय और हिंदू धर्म सर्वोच्चता के अधीन पतित हो रही है। इस प्रकार से पेरियार कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक बने। ब्राह्मणों की दासता से मुक्ति के लिए 1926 के वर्ष में पेरियार ने तमिलनाडु में अनेक स्थानों पर गैर ब्राह्मणों के सम्मेलनों का आयोजन किया। ये था साथियों पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन। गांधी से तीन बुराइयों के अंत की अपील। महात्मा गांधी जिनके नेतृत्व में और जिनकी वजह से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में इतना त्याग दिया, उसके लिए वो चाहते थे कि गांधी तीन बुराइयों के अंत की अपील दुनिया से जनता से करें। 1926 में बेंगलोर में कांग्रेस नेता गांधी से मुलाकात हुई। मजबूती से उनके समक्ष ये तर्क रखा कि जब तक जाति व्यवस्था के जहर की जड़ों वर्णाश्रम धर्म का इलाज नहीं होगा, तब तक ब्राह्मणों की भेदभाव के अभ्यासों का अंत नहीं होगा। पेरियार ने गांधी से भारत की आज़ादी से पहले तीन बुराइयों से मुक्ति की अपील की। उसके बाद भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष होना चाहिए। इन तीन आदताई बुराइयों में पहली बुराई, कांग्रेस पार्टी अधिकाधिक ब्राह्मणों के प्रभुत्व के अधीन जो दल है उसका अंत होना चाहिए, ब्राह्मण प्रभुत्व का अंत होना चाहिए। दूसरी बुराई, हिंदू धर्म जो जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उस हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था का अंत होना चाहिए। तीसरी बुराई, समाज में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व उसका पूरी तरह से अंत होना चाहिए। हमें सबसे पहले इन तीनों बुराइयों का अंत करना चाहिए, उसके बाद हमें आज़ादी का बिगुल बजाना चाहिए। पेरियार अब्रोड इंडिया, यूरोपियन दुनिया में पेरियार के कदम। साथियों पेरियार केवल भारत में ही नहीं अपितु तो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यूरोपियन देशों यूनान, टर्की, सोवियत रसिया, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और दक्षिणी अफ्रीकी देश मिस्र इत्यादि देशों के पेरियार ने यात्राएं की। 1929 में पेरियार जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे और यहाँ अनेक समाजवादी संघों और समाजवादी पत्रिकाओं के कार्यालयों का भ्रमण किया। सोवियत संघ में भी 3 माह से अधिक रुके, यहाँ अनेक मजदूर संगठनों को संबोधित किया। कार्ल मार्क्स के पहले राष्ट्र के संस्थापक लेनिन ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया। 20 जून 1932 को ब्रिटेन में 50,000 से अधिक श्रमिकों की सार्वजनिक बैठक में अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। पेरियार ने मजदूरों को तार्किकतावाद के सिद्धांतों को समाजवाद के समानांतर स्पष्ट किया। 11 नवंबर 1932 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो होते हुए पेरियार इरोड लौट आए। 28-29 दिसंबर 1932 को इरोड में आत्मसम्मान आंदोलन के अनुयायियों के साथ साम्यवादी चिंतक सिंगरावेलु के नेतृत्व में एक समाजवादी कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया। 1932 में ही तमिलनाडु के अनेक स्थानों पर समाजवाद की इरोड योजना का प्रचार प्रसार किया। इसी वर्ष ईवीआर नगमल का देहांत हो गया। मातृभाषा का तमिल प्रेम और रामासामी पेरियार। साथियों हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से प्रेम होता है, ऐसे ही पेरियार को भी प्रेम था तमिल से। ब्रिटिश सरकार ने तमिल पत्रिका कुदियारसु को प्रतिबंध कर दिया। पेरियार ने दूसरी पत्रिका पुराचिया क्रांति का प्रकाशन आरंभ किया। 30 दिसंबर 1933 को पेरियार और उनकी बहन कनम्मल को कुदियारसु के एक संपादकीय आलेख के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। 1934 में प्रसिद्ध जनप्रिय जयप्रकाश नारायण पेरियार से उनके निवास स्थान पर मिले और अपने दल कांग्रेस समाजवादी पार्टी में शामिल होने का निवेदन किया। 1 जून 1935 को विदुतलाई पत्रिका का संपादन शुरू किया, जो कि 1 जनवरी 1937 से तमिल दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगी। विदुतलाई 13 जनवरी 1935 को पेरियार ने अपने सभी प्रकाशनों में तमिल भाषा शब्दकोश का सुधार किया। 1936 में कांचीपुरम सम्मेलन आयोजित कर हिंदी भाषा के थोपने का प्रतिरोध किया। हिंदी भाषी ब्राह्मण राज का प्रतिरोध ईवी रामासामी पेरियार। 1937 में मद्रास प्रांत का प्रधानमंत्री बनने पर सी राजगोपाल आचार्य ने यह घोषणा कर दी कि विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में शुरू किया जाएगा। 26 दिसंबर 1937 को तिरुचिरापल्ली में आयोजित तमिल सम्मेलन में पेरियार ने घोषणा कर दी कि तमिल व द्रविड़ नस्ल पर हिंदी के प्रभुत्व को पराजित करने का एकमात्र उपाय पृथक संप्रभु राज्य अर्थात तमिलों के लिए तमिलनाडु है। पेरियार ने अपनी पुस्तक दी वॉर टू कम में अनेक वैज्ञानिक अन्वेषणों की बात कही, जिनमें टेस्ट ट्यूब बेबी एक है जो आज सच साबित हो गया है। 4 जून 1938 को पेरियार को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 दिसंबर 1938 से 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। पेरियार को पहले मद्रास केंद्रीय कारागार में और बाद में बरेली जेल में रखा गया। लंबे समय तक पेरियार जेल में रही। पेरियार के नाम से नवंबर 1938 में तमिल विद्वानों के द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। 29 दिसंबर 1938 को पेरियार को बरेली जेल में रहते हुए जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 1940 में कांग्रेस दल के मंत्री राजाजी ने त्यागपत्र दे दिया तो मद्रास के गवर्नर मिस्टर आर्थर हॉप ने पेरियार को जस्टिस पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष के नाते समानांतर मंत्री परिषद गठन करने का प्रस्ताव दिया।
परंतु पेरियार ने इस राजनीतिक प्रस्ताव को सामाजिक सुधार की लड़ाई के मैदान में ठुकरा दिया। साथियों, जहां लोग राजनीतिक पदों के लिए लालायित हो रहे हैं, आज उसी भारत में पेरियार हुआ करते थे। 1940 में तिरुवरूर सम्मेलन में पेरियार ने द्रविड़ नस्ल एवं तमिल भाषा को बचाने के लिए प्रत्येक राज्य द्रविड़ नाडु की प्रबल मांग रखी। उसने स्पष्ट किया कि यदि हिंदी भाषा व उत्तर भारतीय हिंदू पूंजीपतियों के प्रभुत्व से बचने का एक ही तरीका है। 27 अगस्त 1944 को जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम पार्टी कर दिया गया और सामाजिक क्रांतिकारी आंदोलन को इसका ध्येय घोषित किया गया। निर्वाचन में भाग लेने से इनकार कर दिया गया। ब्रिटिश शासन की उपाधि को स्वीकार किया गया। पेरियार ब्राह्मण राज की स्थापना का विरोध। साथियों, पेरियार आज़ादी के विरोधी नहीं थे, आज़ादी का जो स्वरूप था उसके विरोधी थे। 15 अगस्त 1947 की तारीख को जब भारत दुनिया के साथ आज़ादी की जश्न में मशगूल था, तब पेरियार ने कहा कि ये भारत की आज़ादी का दिवस नहीं अपितु तमिलों के भविष्य के लिए शोक दिवस है। पेरियार ने कहा कि भारत की आज़ादी कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये ब्रिटिश शासन से ब्राह्मण उत्तर भारतीय व्यापार या बनिया शासन का स्थानांतरण है। साथ ही पेरियार ने इसे ब्राह्मण बनिया कॉम्बो ऑफ रूल इन ऑन इंडिया और इंडिया कहा है। मुस्लिमों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया, परंतु तमिलों के लिए द्रविड़स्तान की मांग को खारिज कर दिया गया है। 8 व 9 मई 1948 को पेरियार के नेतृत्व में द्रविड़ करगम राज्य सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बहुत से लोगों ने धर्म व जाति से बाहर सक्रिय रूप से सम्मेलन में भाग लिया। 23 जनवरी 1948 को मराठी ब्राह्मण नाथुराम गोडसे के द्वारा प्रार्थना सभा में गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने अपनी हिंसा का विरासत को साझा किया। पेरियार ने सभी सम्मेलन में सभाएं स्थगित कर दी और यह आह्वान किया कि भारत का नाम गांधी नाडु या गांधी राष्ट्र कर देना चाहिए और तार्किकतावाद के नए धर्म गांधी धर्म का निर्माण कर गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए या देनी होगी। साथियों, पेरियार ब्राह्मण राज की स्थापना के प्रतिरोध में ही तमिल से ब्राह्मणवाद का खात्मा उन्होंने किया। 1955 में पेरियार ने रामायण महाकाव्य के अनुसार द्रविड़ों के पतन के लिए जिम्मेदार आर्यों या ब्राह्मणों के सांकेतिक प्रतिरोध के रूप में सार्वजनिक स्थानों पर हिंदू देवता राम की तस्वीरों को जलाया। साथियों, उत्तर भारत जहाँ गाय का गोबर ज्यादा निवास करता, उनको पेरियार से सीखने की जरूरत है कि किस तरह से वे अपने आप को दास्ता से आज़ाद कर सकते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के 2 ब्राह्मण न्यायाधीशों के द्वारा जिलाधीश को दी गई सजा के फैसले के खिलाफ सार्वजनिक बैठक में जबरदस्त आलोचना की गई। 26 नवंबर 1957 को लगभग 10,000 लोगों के साथ पेरियार ने भारतीय संविधान में शामिल जातिवादी अनुच्छेदों की प्रतियां जलाई गई। इस प्रतिरोध में लगभग 3,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा हुई। लगभग 15 से 18 लोग मारे गए। ऐसा ही जातिवाद के खिलाफ दूसरा प्रतिरोध पेरियार ने तमिलनाडु में होटलों में उनके बोर्ड्स पर लिखे नाम ब्राह्मण होटल, ब्राह्मण भोजनालय, इन सब से ब्राह्मण नाम को हमेशा के लिए हटवा दिया, क्योंकि ब्राह्मण एक उच्च जाति का प्रतीक शब्द है। अतः उसके निवेदन पर अनुयायियों ने सभी जगह से इस शब्द को सदा के लिए मिटा दिया। तमिल से ब्राह्मणवाद का खात्मा कर दिया। साथियों, 1955 पेरियार संघर्ष की पताका, वह समय जब पेरियार के लिए गोल्डन ईयर कहा जा सकता है। 1967 में जब डीएमके पार्टी की बहुमत से सीएन अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने, तो इनकी मंत्री परिषद पेरियार के चिंतन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध थी। पहले सी राजगोपालाचारी जो ब्राह्मण थे और के कामराज, उन्होंने पेरियार को बिल्कुल साइडलाइन किया, परंतु इस बार पेरियार की जो संघर्ष थी उसकी पताका लहराने लगी। अतः 3 ऐसे कार्य किए गए जिन्हें पेरियार के संघर्षपूर्ण इतिहास को मील के पत्रों का सानिध्य प्रदान किया, अर्थात कर्मकांड से मुक्त आत्मसम्मान विवाह प्रणाली को शुरू किया गया। कोई भी तमिलनाडु में अधिनियम बना दिया गया कि वे बिना किसी रिचुअल्स और ब्राह्मणिकल रिचुअल्स और मैजिक के एक सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज सिस्टम को फॉलो कर सकता है। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु, तमिलों के लिए नाडु, नाडु फॉर तमिल्स, तमिलनाडु, केंद्र के त्रिभाषा सूत्र के स्थान पर द्विभाषा सूत्र तमिल और अंग्रेजी, इस फॉर्मूले को शुरू किया गया। 1968 में पेरियार के एक सच्चे तार्किकतावादी अनुयायी के रूप में मुख्यमंत्री अन्नादुरई ने ब्राह्मण मुख्य सचिव से हस्ताक्षरित परिपत्र के द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को हटाने के लिए निर्देशित किया। पेरियार ने आर्यों के महाकाव्य रामायण को पूरी तमिलनाडु में बड़े स्तर पर द्रविड़ों के खिलाफ क्रूर एवं प्रबल दुर्व्यवहार के प्रतिरोध के रूप में जलाया। 3 फरवरी 1969 को अन्नादुरई की मृत्यु पर पेरियार ने कहा कि अन्ना की मृत्यु से पूरे तमिलनाडु का भविष्य अंधकार में चला गया है। साथियों,
पेरियार संघर्ष की पताका के बाद उन्हें वैश्विक पहचान यूनेस्को का ताज मिला। यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण यूनेस्को के द्वारा पेरियार को नवीन युग का संदेशवाहक, दक्षिणी पूर्वी एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन के पिता, आधारविहीन संदर्भों, अर्थविहीन रूढ़ियों और अज्ञानता के कट्टर शत्रु की गौरवपूर्ण उपाधि से अलंकृत किया। 27 जून 1970 को यह सम्मान संघ सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री त्रिगुणा सेन के द्वारा मुख्यमंत्री के.एम. करुणानिधि की अध्यक्षता में स्वीकार किया गया। पेरियार की द्विमासिक पत्रिका उन्मय्या ट्रुथ को शुरू किया गया, जिसके पहले अंक का उद्घोष द्रविड़ कड़गम के महासचिव के वीरामणी के द्वारा किया गया। ये थी वैश्विक पहचान यूनेस्को के ताज के रूप में सामाजिक क्रांति की अमिट ज्योत। 1970 में पेरियार ने एक नवीन समाज सुधारक, गैर राजनीतिक, सरकारी व गैर सरकारी कार्मिकों और जो अन्य तार्किकतावादी हो उनकी सदस्यता से तार्किकतावाद या तार्किकतावादी फोरम का गठन किया। 1971 से 73 के बीच करुणानिधि के नेतृत्व में पेरियार का बहुत अधिक सम्मान मिला। 16-17 सितंबर 1973 को पेरियार का 95वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 19 दिसंबर 1973 को पेरियार का मन से चेन्नई के थियाग्रम नगर में अंतिम संबोधन दिया गया। हॉर्निया के कारण पेरियार का स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें चेन्नई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु उनकी इच्छा अनुसार 21 दिसंबर 1973 को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में शिफ्ट किया गया, जहां वायकोम के नायक, समाज सुधार के प्रखर योद्धा पेरियार ने 24 दिसंबर 1973 को अपनी अंतिम सांस ली। साथियों, ये थे पेरियार, सामाजिक क्रांति के नायक, और इस नायक के जीवन से हमें संदेश मिलता है, रीड राइट एंड फाइट। हमें पढ़ना है, लिखना है, उसके बाद संघर्ष करना है, तभी हम अपने ध्येय को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तार्किकतावाद को प्राप्त कर सकते हैं। ये थे ईवी रामास्वामी पेरियार, भारत के असली योद्धा। आप सभी को वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।